वो पॉलिटिकल है, ना रेशियल है, ना रिलीजियस है, तो फिर क्यों उसको मना किया जा सकता है? इंडिया का पहचान है, इंडिया का शान है, इसमें किसी को बोलने का कोई हक नहीं बनता है। धोनी को तो सबसे पहले सैल्यूट करना चाहेंगे कि वो आर्मी के बारे में सोचा। ये देश के गौरव और सम्मान की बात है। आईसीसी को उस पर पुनर्विचार करना चाहिए और उन्हें लगाए रखने देना चाहिए। कि धोनी ने आर्मी को इज्जत और मान दिया है। एक रेजिमेंट की एफिलिएशन है, उसके साथ उसने वो डिस्प्ले करा है। इट इज एन ऑनर फॉर द सोल्जर्स ऑफ द स्पेशल फोर्स। तो सवाल सेना के शौर्य का है, देश की शान का है, तो महेंद्र सिंह धोनी के बैच को लेकर संग्राम बढ़ चुका है। बलिदान बैच को लेकर पूरा हिंदुस्तान और हर हिंदुस्तानी धोनी के साथ खड़ा है। आईसीसी ने धोनी के विकेट कीपिंग ग्लव्स पर लगे बलिदान बैच को हटवाने की अपील की तो अब पूरा देश नाराज है और बीसीसीआई ने भी साफ कर दिया है कि धोनी के दस्ताने से बैच हटाने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड कप के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया हिट रही तो धोनी का ग्लव्स हो गया सुपर हिट और उसकी वजह है धोनी के दस्ताने पर लगाए बैज, जो अब हर हिंदुस्तानी की शान बन चुका है, क्योंकि ये मामूली बैज नहीं बलिदान बैज है। इस बैच को लेकर आईसीसी ने बीसीसीआई से आपत्ति दर्ज करवाई तो विवाद बढ़ गया। पूरा हिंदुस्तान धोनी के समर्थन में आ खड़ा हुआ है और साथ ही बीसीसीआई ने भी आईसीसी की आपत्ति खारिज कर दी है। In this particular case, that insignia has none of those connotations. Okay. So we are going to tell the ICC that it need not be removed. दरअसल बलिदान बैज लगाने के लिए बीसीसीआई ने आईसीसी से पहले ही इजाजत मांगी थी और आईसीसी की आपत्ति के बाद भी बीसीसीआई ने आईसीसी को पत्र लिखकर बलिदान बैज का समर्थन किया। बीसीसीआई ने आईसीसी को साफ कह दिया है कि धोनी ने ग्लव्स पर कोई विज्ञापन नहीं लगाया है और धोनी को बलिदान बैज हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धोनी का लोगो कमर्शियल और धार्मिक नहीं है। जबकि आईसीसी का मानना है कि बलिदान बैज तीसरे लोगों की जगह ले रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कप में ग्लव्स पर 2 लोगो लगाने का आईसीसी का नियम है। धोनी के दस्ताने पर लगा ये बलिदान बैच तब वायरल हुआ जब एक शख्स ने इसके लिए उन्हें सैल्यूट किया। भारत दक्षिण अफ्रीका के मैच के दौरान जब धोनी ने साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज को स्टंप किया तो कैमरे की नजर इस बैच पर पड़ी, जिसके बाद तस्वीरें वायरल हो गई और तकरार भी बढ़ गई। लेकिन हिंदुस्तान के लिए ये देश के सम्मान से जुड़ा है, क्योंकि बलिदान बैच लगाकर धोनी ने स्पेशल फोर्सेस को सम्मान दिया है। जिनके लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं, जिनका सबसे बड़ा धर्म है बलिदान, जो देश की आन के लिए जानते हैं हो जाना कुर्बान। महेंद्र सिंह धोनी ने बलिदान बैच लगाकर इसी पैरा स्पेशल फोर्स को सम्मान दिया है। इसका इस्तेमाल हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये बैच जुड़ा है देश के शूरवीरों के सम्मान से। वो शूरवीर जिन्होंने 2016 में पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को ढेर किया था। पैरा स्पेशल फोर्स भारतीय सेना के स्पेशल कमांडो का दस्ता, जो आतंकियों से लड़ने और उनके इलाके में घुसकर उन्हें ढेर करने में माहिर होता है। मुश्किल ट्रेनिंग और पैराशूट से कूदकर दुश्मन के इलाके में घुसकर दुश्मन को मारने में महारत हासिल करने वाले इन सैनिकों को पैरा कमांडो कहा जाता है। इन्हीं पैरा कमांडो को खास तरह की निशानी या चिन्ह दिया जाता है, जिसे बलिदान बैच कहा जाता है। ये बैच उन्हीं को मिलता है जो स्पेशल पैरा फोर्सेस से जुड़े हों। महेंद्र सिंह धोनी को 2011 में टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से नवाजा गया था। बाद में साल 2015 में उन्होंने पैरा फोर्सेस के साथ बुनियादी ट्रेनिंग और फिर पैराशूट से कूदने की स्पेशल ट्रेनिंग भी पूरी की और धोनी कई मौकों पर इस बैच का इस्तेमाल करते दिख जाते हैं।
इस विवाद के बीच ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आईसीसी का नियम क्या कहता है। रेगुलेशन के पॉइंट D1 के मुताबिक, अब मैं आपको बताता हूं D1 क्या है। टीम, कमर्शियल इवेंट, चैरिटी का लोगो हो सकता है इस्तेमाल, यानी अगर भारतीय टीम का लोगो हो कोई दिक्कत नहीं है। और चौथा जो लोगो है वो नॉन कमर्शियल लोगो का इस्तेमाल की भी इजाजत है। ये नॉन कमर्शियल कैटेगरी में आता है। बलिदान बैज कैसे आता है ये हम आपको बताएंगे। किस तरह की चैरिटी के लोगों की इजाजत है? वो चैरिटी जो क्रिकेट बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड हो, ये रजिस्टर्ड होना जरूरी है। इसके बाद क्या होता है? किस तरह के चैरिटी को इजाजत है? आईसीसी से अप्रूव्ड होना चाहिए वो चैरिटी जिसका लोगो खिलाड़ी इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा किस तरह के नॉन कमर्शियल लोगों की इजाजत है, इसको भी आईसीसी से अप्रूव्ड होना चाहिए। और चूंकि मैंने कहा ये नॉन कमर्शियल लोगो था तो इसकी आईसीसी से इजाजत होनी चाहिए थी। इसी बात पर पूरा विवाद खड़ा हुआ है। इसमें भी एक पेच है। किट निर्माता, बैट बनाने वाली कंपनी से जुड़ा नहीं होना चाहिए ये लोगो जो नॉन कमर्शियल लोगो है, और गैर रजिस्टर्ड चैरिटी से भी ये न जुड़ा हो। तो ये तमाम महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आईसीसी के नियम के अनुसार हैं। इसमें यह भी शामिल है कि किसी भी खिलाड़ी का पर्सनल मैसेज ग्लोव्स पर या उसके कपड़ों पर नहीं होना चाहिए। और अब सवाल यह है कि धोनी के दस्ताने पर लगा ये निशान अगर किसी को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है तो वो है पाकिस्तान। इसमें सवाल यह है कि पाकिस्तान को इतनी मिर्ची क्यों लगी। पाकिस्तान सरकार में मंत्री फवाद हुसैन ने एक ट्वीट के जरिए इस पर सवाल उठाए हैं। तो अब पूरा हिंदुस्तान धोनी के समर्थन में खड़ा हो चुका है। सोशल मीडिया पर धोनी के लिए कैंपेन चलाया जा रहा है। चाहे मैदान जंग का हो या फिर क्रिकेट का, हमेशा ही हिंदुस्तान के आगे पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। और बार बार हार की टीस ऐसी कि पाकिस्तान को धोनी के दस्ताने पर लगा बैज रास नहीं आ रहा है। इमरान खान के मंत्री धोनी के बलिदान बैज से इतने बेचैन हो गए कि उन्हें ये सब महाभारत नजर आने लगा। और पाकिस्तान सरकार में साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने अपने ट्वीट में जहर उगलते हुए कहा कि धोनी इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने के लिए गए हैं, न कि महाभारत करने के लिए। इसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। फवाद हुसैन बलिदान बैच के लिए धोनी पर तंज कस रहे हैं, लेकिन अपने मुल्क के खिलाड़ियों की ये तस्वीरें वो भूल गए हैं। इन तस्वीरों में पाकिस्तानी टीम के कप्तान सरफराज अहमद पठानी सूट पहनकर क्वीन के साथ औपचारिक फोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन फवाद को इस पर कोई ऐतराज नहीं। ऐसा कई बार हो चुका है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी मैदान पर ही नमाज पढ़ने लगे हों, लेकिन फवाद को इस पर कोई ऐतराज नहीं। इससे उन्हें क्रिकेट में मजहब की एंट्री नहीं दिखती, लेकिन धोनी के ग्लव्स पर बैच उन्हें जंग का जुनून दिखाता है। ये तस्वीर 2016 की है। इंग्लैंड के खिलाफ जीत के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने अपने कोच को मिलिट्री सैल्यूट किया, लेकिन किसी पाकिस्तानी ने इस पर ऐतराज नहीं जताया। फवाद हुसैन पहली बार इस तरह की बचकानी बात नहीं कर रहे। पुलवामा शहीदों के सम्मान में टीम इंडिया के आर्मी कैप पहनने पर भी वो ऐतराज जता चुके हैं। पीसीबी ने इसको लेकर आईसीसी से भी शिकायत की थी, लेकिन तब पीसीबी को ही फटकार झेलनी पड़ी थी। पाकिस्तान चाहे कितना भी छटपटा ले, लेकिन धोनी और भारत को इससे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी धोनी ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको देश के लिए, भक्ति के लिए जाना जाता है। उनकी देशभक्ति अटूट है और धोनी ने इसे कई बार मैदान पर दिखाया भी है। एक बार उन्होंने तिरंगे को नीचे गिरने से रोका था और दूसरी बार उन्होंने मैदान में ही पुलवामा के शूरवीरों को सम्मान दिया था। ये वीडियो इसी साल का है जब टीम इंडिया न्यूजीलैंड के दौरे पर गई थी। हैमिल्टन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा T20 मैच खेला जा रहा था। तभी एक फैन बीच मैदान में धोनी से मिलने जा पहुंचा और धोनी से मिलने आए उस शख्स ने कुर्ते से धोनी के जूतों को पोंछने की कोशिश की। उसके हाथों में तिरंगा भी था, जो धोनी से मिलने के जुनून में जमीन पर गिरने लगा, तो धोनी ने पलक झपकते ही उसको थाम लिया। धोनी के इस अंदाज को पूरे फैन समेत पूरे वर्ल्ड कप क्रिकेट में काफी पसंद किया गया था। तिरंगे के सम्मान करने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। ये कोई पहला मौका नहीं था
धोनी कई बार ऐसा कर चुके हैं और टीम इंडिया भी इसमें पीछे नहीं, और इसकी एक झलक इसी साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में भी देखने को मिली। पुलवामा अटैक के बाद रांची वनडे में विराट के वीरों ने देश की आर्मी के हौसले को सैल्यूट किया था। सेना के सम्मान में टीम इंडिया आर्मी कैप पहनकर मैदान में उतरी थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए इस मैच में टीम इंडिया के प्रदर्शन से ज्यादा धोनी के होम ग्राउंड पर भारतीय खिलाड़ियों के अंदाज ने सुर्खियां बटोरी थी। टीम इंडिया ने इस मैच में भारतीय सेना के पराक्रम, बलिदान और साहस का सम्मान करते हुए ये खास कदम उठाया था। और अब बात राजनीति के मैदान की, जहां पर भी तलवारें खिंची हुई हैं। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस की लड़ाई को ममता नीति आयोग तक लेकर पहुंच गई हैं। मोदी सरकार पार्ट 2 में नीति आयोग की पहली बैठक में आने से ममता ने साफ इनकार कर दिया है। 15 जून को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली नीति आयोग की बैठक होनी है, लेकिन ममता ने चिट्ठी भेजकर साफ कर दिया है कि वो नहीं आएंगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से पश्चिम बंगाल सरकार ने इनकार कर दिया है। बीजेपी और टीएमसी में जारी सियासी संग्राम के बीच ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को 3 पेज की चिट्ठी भेजी, जिसमें नीति आयोग को लेकर कई सवाल दागे गए हैं। যেগুলোর সাথে স্টেটের প্ল্যান বা বাজেট বা ফাইন্যান্সিয়াল সিচুয়েশন বা নিউ পলিসি এটা নিয়ে করবার কোনো জায়গা নেই। নীতি আয়োগের কোনো পাওয়ার নেই, জাস্ট টু শো নাথিং এলস। এটাতে গিয়ে কোনো লাভ হয় না। দেয়ার আর সাম ইস্যুস হোয়াট উই সাপোর্ট, দেয়ার আর সাম ইস্যুস হোয়াট উই ডোন্ট সাপোর্ট। দ্যাট অলসো আই এম সেন্ডিং দ্য লেটার। দেন I दरअसल 2014 में पहली बार सरकार की कमान संभालने के बाद मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया था, और मकसद था कि केंद्र और राज्यों के बीच आयोग और बेहतर तरीके से काम करे। लेकिन आज जबकि ममता बनर्जी ने राज्यों के बजट को लेकर सवाल उठाए, तो एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि ये विरोध का तरीका सही नहीं है। is not the whims of a democratic government. फंड एवोल्यूशन की फॉर्मूला है, फंड एवोल्यूशन का पॉलिसीज है, फिनेंशियल कमीशंस की रिकमेंडेशंस है, आपको मियरली फॉलो करना है। ये तो एक इंडिविजुअल नेता की असहयोगिता के कारण तो कुछ नहीं हो रहा है। ये तो इट इज़ देयर इन योर लॉ, इन योर कॉन्स्टिट्यूशन, यू विल हैव टू मियरली इम्प्लीमेंट द लॉज। नीति आयोग की पहली बैठक से किनारा करके ममता ने साफ कर दिया कि चुनाव बाद भी वो आर पार के मूड में हैं। इस पर बीजेपी पलटवार कर रही है कि विधानसभा चुनाव में ममता की विदाई तय है, वो हताश हो चुकी हैं। वहीं कांग्रेस नेता भी नीति आयोग पर ममता के फैसले के साथ नहीं हैं। राजनीतिक मतभेद हो, लेकिन जो स्टेट सेंट्रल रिलेशन है उस पर इस तरह की बात करना, क्या वो अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं मानती? थोड़े दिन बाद तो ऐसे ही मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी, तो 2-4 बैठक में आना है तो आ जाएं, बाद में ये अवसर भी नहीं मिलेगा। कल कमलनाथ जी आए थे, मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री। इसलिए आए थे कि वहाँ के किसानों के लिए सुविधा मुहैया कराने के लिए उनका फर्ज है। तो हर सूबों की जो मुख्यमंत्री है उनका ये फर्ज है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कभी नीति आयोग में नहीं आया, ये तो नहीं। पिछले कभी आए थे पिछले साल, अभी इस साल वो वहाँ कुछ सीट उन्हें खोया है लोकसभा चुनाव में, इसलिए नहीं आना चाहते हैं। एक और ममता बनर्जी नीति आयोग के खिलाफ खड़ी हो गई हैं, दूसरी ओर उनके करीबी अफसर आईपीएस राजीव कुमार आज सीबीआई के सामने पेश हुए। शिलांग में पेशी के बाद वो लगातार सीबीआई के सवालों से भाग रहे थे। शारदा चिटफंड घोटाले में सवालों का तूफान ममता बनर्जी के गढ़ तक पहुंच गया। आज कोलकाता में शारदा चिटफंड घोटाले में आईपीएस राजीव कुमार से सीबीआई ने 3 घंटे तक लंबी पूछताछ की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पूछताछ की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पहली बार राजीव कुमार से शिलांग में पूछताछ हुई थी, और जब कोलकाता में पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया तो वो छुट्टी का हवाला देकर बचते दिखे।
करोड़ों के चिटफंड घोटाले के संबंध में राजीव कुमार के जरिए सीबीआई मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जब मैंने पहली बार इस खबर को पढ़ा तो पढ़कर मेरी रूह कांप गई। सोचने लगा कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। अलीगढ़ में 2.5 साल की मासूम की निर्मम हत्या को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है, और हो भी क्यों ना। यूपी के अलग अलग हिस्सों में इस वारदात को लेकर लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। अलीगढ़, लखनऊ और बागपत समेत कई जिलों में कैंडल मार्च निकालकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। उधर प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया है और मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाएगी। अब तक इस केस में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक आरोपी पहले भी पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार हो चुका है। लापरवाही बरतने के आरोप में 5 पुलिस वाले भी सस्पेंड किए गए हैं। हालांकि अभी तक इस मामले में बच्ची से रेप की पुष्टि नहीं हुई है। 2.5 साल की बच्ची 30 मई को गायब हुई थी और 2 जून को बच्ची का शव मिला था। बच्ची की निर्मम हत्या को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। ऐसे दरिंदों को गांव में नहीं रहना देना चाहिए, भगाना चाहिए इनको। जो उस लड़की को मारते हैं उनको फांसी नहीं, उनका हाथ काटना चाहिए। फांसी से नीचे तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, फांसी होनी चाहिए उनको। अलीगढ़ में हुई वारदात से राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक में भारी रोष है। हर कोई अपने अपने तरीके से अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा है, अलीगढ़ की मासूम बच्ची के साथ हुई अमानवीय और जघन्य घटना ने हिलाकर रख दिया है। हम ये कैसा समाज बना रहे हैं। बच्ची के माता पिता पर क्या गुजर रही है, ये सोचकर दिल दहल जाता है। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं सानिया मिर्जा ने ट्वीट किया, अमानवीय, घटिया और क्रूर, न्याय निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। अनुपम खेर ने ट्वीट करते हुए लिखा, मासूम की निर्मम हत्या से गुस्सा, आतंकित, लज्जित और बहुत दुखी हूं। मैं मांग करता हूं कि दोषियों को सरेआम फांसी दी जानी चाहिए। फांसी के अलावा इस घिनौने अपराध के लिए कोई और सजा काफी नहीं है। उधर यूपी के आनंद कुमार ने कहा है कि मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाएगी और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। पूरी हत्या को लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से संवेदनशील है और इसको प्राथमिकता पर हमको इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से पॉक्सो एक्ट भी इसमें लगेगा, और इसलिए सजा का प्रावधान है और बहुत कड़ा प्रावधान है। पूरे हिंदुस्तान में एक सवाल कौंध रहा है कि आखिर वायुसेना का AN-32 विमान कहां गायब हो गया। पिछले 5 दिन से सेना के सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। विमान में सवार 13 जवानों को लेकर फिक्र बढ़ती जा रही है। हर देशवासी यही दुआ मांग रहा है कि कोई अच्छी खबर सामने आ जाए। चीन बॉर्डर पर लापता हुआ विमान AN-32 कहां है, ये सवाल आज भी अबूझ पहेली की तरह है। 100 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के मैचुंका से अचानक रडार से ओझल हुआ विमान AN-32 का कोई सुराग नहीं मिला है। लंबे सर्च ऑपरेशन के बीच न तो विमान में सवार 13 जवानों से भी कोई संपर्क हो सका है और न ही 3 जून को रडार से गायब होने के बाद कोई सिग्नल मिला है। ऐसे में अनहोनी की आशंका सताने लगी है। पूरा हिंदुस्तान अपने आकाश वीरों की सलामती के लिए दुआएं मांग रहा है। सेना पूरा दमखम लगाकर 3 जून को लापता विमान को तलाशने में जुटी है। जो विमान लापता हुआ है उसमें एयरफोर्स के 8 अफसर, 2 मैकेनिकल स्टाफ के सदस्यों समेत 13 लोग सवार थे। आइए अब आपको बताते हैं कि AN-32 विमान को कैसे खोजा जा रहा है। ये देखिए, ये मेचुका अरुणाचल प्रदेश का इलाका है जहां पर ये विमान गायब हुआ था। कुछ इस तरीके से ये एकाएक रडार से ओझल हो गया, तब से कोई संपर्क नहीं है। ये MI-17 हेलीकॉप्टर है, ये सुखोई विमान है और ये ड्रोन है। इसके जरिए पूरे मेचुका इलाके के पल पल को खोजा जा रहा है, लेकिन 4 दिनों के बाद भी इसकी कोई खबर नहीं मिल पाई है। मेचुका में क्या क्या काम कर रहे हैं,
2 सुखोई विमान काम कर रहे हैं, एक C-130J विमान काम कर रहा है, एक Mi-17 हेलीकॉप्टर काम कर रहा है, 3 एडवांस हल्के हेलीकॉप्टर काम कर रहे हैं, 2 चीता हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं और एक ड्रोन लगा हुआ है। लेकिन फिर भी अभी तक इस पूरे मामले में कोई सुराग नहीं मिला है। जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक और अंतरिक्ष से लेकर पूर्वोत्तर की पहाड़ियों तक खोज की जा रही है। इलाके के चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। आखिर कहां गया वायुसेना का विमान AN-32? कैसे सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, ये देखिए। अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों पर मंडराते सुखोई जेट चप्पे चप्पे की तलाशी लेते हैं C-130 हरक्यूलिस विमान। यूं तो पूर्वोत्तर का ये इलाका दुर्गम है, लेकिन वायुसेना के जांबाज अपने जवानों को खोजने के लिए पूरी शिद्दत से मोर्चे पर मुस्तैद हैं। अब इस सर्च ऑपरेशन में भारतीय नेवी ने अपने सबसे उन्नत विमान P-8 को लगाया है। P-8 नौसेना का एक जासूसी विमान है। इसकी रडार आसमान से उड़ते हुए समंदर में छिपी पनडुब्बी तक को तलाश लेती है। हालांकि खराब मौसम की वजह से सर्च ऑपरेशन में कुछ मुश्किलें भी आ रही हैं। बावजूद इसके वायुसेना, थल सेना और नौसेना मिलकर ऑपरेशन में जुटी है। इस ऑपरेशन में 2 सुखोई 30 विमान, एक C-130J मालवाहक, 4 Mi-17 हेलीकॉप्टर, 3 एडवांस हल्के हेलीकॉप्टर, 2 चीता हेलीकॉप्टर और एक ड्रोन को भी घने जंगलों में तलाशी अभियान के लिए लगाया गया है। कहते हैं बेटा और बहू माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी बनते हैं, लेकिन राजस्थान के महेंद्रगढ़ से आई तस्वीर कलयुगी बहू का क्रूर चेहरा बेपर्दा कर रही है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। एक लाचार और बेबस बूढ़ी महिला पर उसकी बहू जुल्म ढा रही है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, बूढ़ी महिला अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो सकती। वो एक खाट पर लेटी है, लेकिन उसकी बहू उसको पीटती है और धक्का देती जा रही है। बूढ़ी महिला चीख रही है, वो अपनी आवाज़ से रहम की भीख मांग रही है, लेकिन बहू को जरा भी तरस नहीं आता। किसी ने चुपके से बहू के जुल्म के इस वीडियो को शूट कर लिया और वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाचार महिला को मेडिकल के लिए भेज दिया है और बहू के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। देश भर में एक सवाल कौंध रहा है कि आखिर अयोध्या में राम मंदिर कब बनेगा। वहीं आज अयोध्या को भगवान राम की दिव्य मूरत मिल गई है। चुनाव बाद आज पहली बार अयोध्या पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने विधि विधान के साथ श्री राम की कोदंड स्वरूप प्रतिमा का अनावरण किया और मंदिरों में पूजा अर्चना की। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद योगी आदित्यनाथ का पहला अयोध्या दौरा और वैदिक मंत्रोच्चारों की गूंज के बीच श्री राम के कोदंड अवतार प्रतिमा का अनावरण। काष्ठ कला पर आधारित श्री राम की ये प्रतिमा जितनी खास और दिव्य है, उतना ही खास योगी आदित्यनाथ का ये दौरा है, क्योंकि आज से जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव समारोह का आगाज हुआ, जो 14 जून तक चलेगा। इसके अगले ही दिन यानी 15 जून से राम मंदिर निर्माण पर धर्म संसद के जरिए हुंकार भरी जाएगी। धर्म संसद में संत समाज आगे की रणनीति तय करेगा। साफ है, चुनाव बाद एक बार फिर राम की नगरी सियासत के केंद्र में आ गई है। अयोध्या में आज श्री राम के कोदंड स्वरूप की जिस प्रतिमा का अनावरण योगी आदित्यनाथ ने किया, वो श्री राम के 5 स्वरूपों में से एक है। आइए आपको दिखाते हैं राम के 5 स्वरूप क्या क्या है और कहां-कहां किन-किन रूपों में राम के दर्शन की मान्यता है। पहला स्वरूप बाल राम का है, जिसे रामलला कहते हैं, और दूसरा स्वरूप राजा राम का है, जो अवध से लेकर पूरे उत्तर भारत के मंदिरों में पूजा जाता है। मान्यता है कि राम दरबार में वो राजा अवतार में हैं। तीसरा स्वरूप है दूल्हा राम का, जिसकी पौराणिक मान्यताएं बिहार के मिथिलांचल से जुड़ी हैं। चौथा स्वरूप है वनवासी राम का। इस रूप में भगवान राम की पूजा मध्य भारत से जुड़े इलाकों में होती है। इसमें श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण एक साथ नजर आते हैं। और 5वां स्वरूप कोदंड राम का है। दक्षिण भारत में इसका विशेष महत्व है। कई मंदिरों में कोदंड राम स्वरूप की मूर्ति है। मान्यता है कि जिस धनुष को भगवान ने धारण किया, उसी से रावण का वध किया था। योगी के अयोध्या दौरे में मोदी की गूंज सुनाई दी। महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव समारोह के उद्घाटन में योगी ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में प्रचंड जीत और महाकुंभ साल का सबसे अनोखा अध्याय है।
दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करके हम भारत के गौरव गाथा को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकें। और दूसरी बात जो मैंने कहा था कि इस वर्ष 2 बड़ी घटनाएं घटित हुई। एक, चुनाव में मोदी जी का प्रचंड बहुमत के साथ चुना जाना, और मोदी जी के चुनाव के ठीक पहले प्रयागराज का कुंभ। लोकसभा चुनाव के दंगल के बाद अब दक्षिण में एक बार फिर दंगल की तैयारी हो चुकी है। जीत हासिल करने के बाद राहुल गांधी पहली बार वायनाड पहुंचे। राहुल यहां 2 दिन रुकेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम भी केरल के दौरे पर जाने वाले हैं। देश के 2 सियासी दिग्गज एक ही दिन केरल में थे। एक तरफ वायनाड जीतने के बाद राहुल गांधी पहली बार वहां पहुंचे थे, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी भी 2 दिन के केरल दौरे की शुरुआत कर चुके थे। वायनाड से राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला और आरोप लगाया कि सरकार नफरत की विचारधारा फैला रही है। वो मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने को तैयार हैं। देश में मोदी लहर में बीजेपी को दक्षिण भारत की 131 सीटों में से सिर्फ 30 सीटों पर ही जीत मिली। उनमें से भी अकेले कर्नाटक से 25 सीटें मिली थी। तेलंगाना और केरल में बीजेपी का प्रदर्शन ना के बराबर रहा और वोटों में मामूली सी बढ़ोतरी आई। केरल की एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई थी, जबकि सबरीमला के आंदोलन को उसने जोर शोर से उठाया था। पीएम केरल दौरे के दौरान त्रिशूर मंदिर भी जाएंगे और 9 जून को तिरुपति भी जा सकते हैं। आंध्र प्रदेश की जगनमोहन रेड्डी सरकार में 5 उप मुख्यमंत्री होंगे। देश के इतिहास में यह पहला मौका है जब एक साथ 5 विधायकों को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले जगन रेड्डी इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में भी नया इतिहास रचने वाले हैं। कल मंत्रिमंडल विस्तार के बाद 5 विधायकों को डिप्टी सीएम का पद मिलेगा। देश में समुदाय विशेष राजनीति नेताओं के दिल दिमाग पर किस कदर हावी है, उसका ये उदाहरण है। जगन रेड्डी सरकार में एक अनुसूचित जाति से, एक अनुसूचित जनजाति से, एक पिछड़ा वर्ग से, एक अल्पसंख्यक और एक कापू समुदाय से उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कल यानी शनिवार को शपथ ग्रहण होगा और कल ही कैबिनेट विस्तार होगा। 30 मई को जगन रेड्डी सीएम की शपथ ले चुके हैं। उनकी पार्टी ने आंध्र की 175 सीटों में से 151 सीटों पर प्रचंड जीत के साथ सत्ता पाई है। अमेरिकी वायुसेना ने अपने नियमों को परे रखकर एक सिख को उनकी दाढ़ी, पगड़ी और लंबे बालों के साथ नौकरी पर बहाल किया है। भारतीय मूल के एयरमैन हरप्रीतंदर सिंह बाजवा पिछले 2 साल से इसके लिए लड़ रहे थे और अब जाकर उन्हें सफलता मिली है। हरप्रीतंदर वाशिंगटन में एयरफोर्स बेस के क्रू चीफ हैं। हरप्रीतर सिंह बाजवा ने 2017 में अमेरिकी वायुसेना ज्वाइन की थी, लेकिन ड्रेस कोड, बाल दाढ़ी के नियमों की वजह से उन्हें प्रैक्टिस से दूर रखा गया। हालांकि जब वो 1 साल की ट्रेनिंग पर थे तब सीनियर्स ने उनकी मदद की थी और पगड़ी रखने पर रोक नहीं लगाई, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के नौकरी के आड़े आने पर उन्होंने अपनी आवाज उठाई और अब जब उन्हें सिख अमेरिकन वेटरन्स अलायंस और अमेरिकी सिविल लिबर्टी यूनियन का समर्थन मिला तो वायुसेना को इस पर विचार करना पड़ा। इससे पहले साल 2016 में कैप्टन सिमरत पाल सिंह ने भी इसी तरह की डिमांड अमेरिकी वायुसेना के सामने रखी थी, जिसके बाद उन्हें ऐसा करने की अनुमति मिल गई थी। उसके बाद वायुसेना ने अपने नियमों में बदलाव किया और सिखों को केश रखने की अनुमति दे दी। सांसद बनने के बाद पहली बार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एनआईए कोर्ट में पेश हुई। मालेगांव केस के मामले में उनकी पेशी हुई, लेकिन जज के हर सवाल पर उनके पास एक ही जवाब था, पता नहीं। मालेगांव बम धमाके की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर गुरुवार की जगह शुक्रवार को एनआईए कोर्ट में पेश हुई। इस दौरान जज ने उनसे 2 सवाल पूछे। जज ने साध्वी प्रज्ञा से पूछा कि क्या आप जानती हैं या आपके वकील ने आपको बताया कि अभियोजन पक्ष ने अब तक कितने गवाहों की जांच की है। साध्वी ने जवाब दिया, पता नहीं। फिर जज ने उनसे दूसरा सवाल पूछा। अब तक जांच में गवाहों ने कहा है कि 29 सितंबर 2008 को एक धमाका हुआ था जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। आपका क्या कहना है? साध्वी ने फिर जवाब दिया, पता नहीं।
क्या किसी कुएं के पानी को पीने से असाध्य रोग ठीक हो सकते हैं? चांद पर पहुंच चुके हिंदुस्तान का एक इलाका ऐसा है जहां लोग ऐसी मान्यता रखते हैं। रेवाड़ी के लालपुर गांव में ऐसे ही अंधविश्वासी लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। ये भीड़ एक ड्रम में फंसकर हिंदुस्तान के कोने कोने से रेवाड़ी के लालपुर गांव आई है। इनके दिल और दिमाग में एक अंधविश्वास ने घर कर लिया है कि लालपुर गांव में मौजूद एक कुएं के पानी से इनका असाध्य रोग ठीक हो सकता है। ये सुनने बस की देर थी कि लोग कुएं की तरफ दौड़ पड़े। हालत यह है कि हर दिन हजारों लीटर पानी गैलन और बोतलों में भरकर ट्रकों और गाड़ियों में लादकर लोग अपने घर ले जाते हैं। वो मुस्लिम महिला थी एक, तो वो ना वहाँ उसकी थी ज़्यादा, फिर वो वहाँ पे गई, जो वहाँ डॉक्टर के पास जयपुर जाके वहाँ चेक करा तो उसकी थी नहीं, तो उससे पूछा तो बोली मैं पानी पीती हूँ, कुएं पर रहती हूँ, और वहीं से स्टार्ट हो गया ये। इस भीड़ में कोई दिल्ली, कोई राजस्थान, कोई पंजाब तो कोई हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पहुँच रहा है। लोग गैलन, बोतलों और दूसरे बर्तनों में कुएं का पानी भरकर अपने घर ले जाते हैं। 150 रुपए में 40 लीटर। कब से बेचने स्टार्ट किए? ये 2 दिन से। कितनी बिक जाती है? 20 या 25 दिन में। मैं यमुनानगर से आया हूँ जी, और ये शुगर के पानी का सुना था, तो वो लेने आया था पानी यहाँ, और भीड़ बहुत है, कोई सिस्टम नहीं। गांव में बिजली की हालत खराब है, ठीक ठाक सड़क भी नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी इसकी चर्चा छोड़कर अब कुएं की वजह से गांव की चर्चा करने लगे हैं। उधर इम्फाल में पुलिस और लोगों के बीच झड़प हुई है। ड्रग तस्करी की गिरफ्तारी से नाराज लोगों ने हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा और दौड़ा कर पिटाई की। इस दौरान पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। ऑनलाइन शॉपिंग, इससे अनजान तो आज शायद ही कोई हो, लेकिन जब आप ये जानेंगे कि ये सुविधा जेल के कैदियों को मिल रही है तो चौंकना लाजमी है। लेकिन चीन की सरकार ने गुआंगडोंग प्रांत के कैदियों को ये सुविधा दे दी है। दरअसल चीन की सरकार जेलों में भी ऑनलाइन शॉपिंग को प्रमोट कर रही है और इसकी शुरुआत की गई है गुआंगडोंग प्रांत की जेल से। वहां कैदियों के लिए ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। इसके जरिए कैदी महीने में 3000 रुपए तक के सामान की खरीदारी कर सकते हैं। कैदी पासवर्ड या फिंगरप्रिंट के जरिए लॉगिन कर ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं और सरकार की तरफ से दी गई इस सुविधा को जेल प्रशासन और कैदी एक अच्छा कदम बता रहे हैं। इस शॉपिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत करने से पहले चीन की सरकार ने कोंगहुआ जेल में जनवरी से अप्रैल के बीच एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया था, जो काफी कामयाब रहा। इसमें कैदियों ने 13,000 से ज्यादा ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, इसी बात को साबित किया है अमेरिका के डेविड कार्टर ने। उन्होंने 48 साल बाद अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। दरअसल डेविड एक हादसे में अपना घर, अपनी याददाश्त खो चुके थे। इन सब के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और करीब 71 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। डेविड कार्टर करीब 50 साल बाद अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लिया है। सालों पहले आर्ट्स की पढ़ाई कर रहे डेविड का सपना आर्टिस्ट या लेखक बनने का था, लेकिन हादसे की वजह से उनकी पढ़ाई छूट गई थी और वो बेघर होकर इधर उधर भटकने लगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे रायन चैंडलर से हुई और यहीं से उनकी जिंदगी एक बार फिर बदल गई। रायन ने उनका इलाज करवाया और दोबारा एडमिशन लेने में उनकी मदद की। डेविड की ट्यूशन फी यूनिवर्सिटी चुकाएगी और डिग्री लेने के बाद वो रिसर्च करना और किताब लिखना चाहते हैं।